नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं वो मौर्य कला है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मौर्य कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहां पे आज होंगे उनका अब डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद आपकी परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर मैं पूरे करवाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलो दोस्तों, मौर्य कला के तहत जो जो बिंदु हमें आज कवर करने हैं उनका मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला है शिलालेख, दूसरा है लिपि, तीसरा स्तंभ, चौथा गुहालेख, पांचवा स्तूप और छठा है राजप्रसाद। तो इस प्रकार जो ये 6 बिंदु हैं इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जो मौर्य वंश था या फिर जो मौर्यकालीन कला थी उसके अंतर्गत ये जो बिंदु थे ये किन किन शासकों ने, मौर्य वंश के किन किन शासकों ने इनका निर्माण करवाया था और इसके तहत कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कला का जो व्यवस्थित विकास था वो मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल से पहले सिंधु घाटी जो एक सभ्यता थी उसके मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसमें कला का विकास हुआ था और उसके बाद में जो व्यवस्थित कला का विकास हुआ था वो मौर्य काल के दौरान हुआ था। जो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक मौर्य वंश की स्थापना की थी, उस काल में जो कला का जो व्यवस्थित विकास हुआ था वो मौर्य काल के तहत हुआ था। इसमें अगला बिंदु देखते हैं। सबसे पहले शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है दोस्तों? शिलालेख पत्थर पर खोदा गया कोई भी लेख, पत्थर या चट्टान पे खोदा गया कोई भी लेख शिलालेख कहलाता है। शिलालेख के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है अशोक के समय शिलालेखों का अधिक प्रचलन था। जो मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक, उन्होंने शिलालेखों का बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया था, बहुत ज़्यादा उनको प्रचलित किया था और अशोक के समय ये शिलालेख अधिक प्रचलन में थे। अगला बिंदु है अशोक खुद ने भी बहुत से शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अगला बिंदु देखते हैं। अशोक द्वारा बनवाए गए इन शिलालेखों की कुल संख्या 14 थी। दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे कि जो अशोक ने शिलालेख बनवाए थे उनकी संख्या कुल थी वो 14 थी। तो इस प्रकार कभी कभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अशोक द्वारा बनाए गए शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी। हमेशा इस नंबर को याद रखेंगे कि अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों की संख्या 14 थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण शिलालेख कौन कौन से हैं, जिसमें एक पहला शिलालेख था, प्रथम शिलालेख। इस शिलालेख पर पशु बलि की निंदा की गई है। तो दोस्तों, अशोक द्वारा बनवाए गए 14 शिलालेखों में से जो प्रथम शिलालेख था उसमें क्या था कि पशु बलि की निंदा की गई थी। एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अशोक के किस शिलालेख के तहत पशु बलि की निंदा की गई है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो जिसमें अपना प्रथम शिलालेख है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे। मैं दोस्तों हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप जो मैं ये टॉपिक करवाता हूँ यहाँ पे एक अपनी नोटबुक या फिर डायरी में इनकी एक छोटी सी एंट्री बना लेंगे और आपको हमेशा याद रहेगी। बार बार आप उसको याद करोगे तो वो आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रथम शिलालेख के तहत पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला शिलालेख देखते हैं, चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में क्या था? इस शिलालेख पर उसने भरी घोष की जगह धम घोष की नीति का वर्णन किया है। भरी घोष की जगह धम नीति का। अब ये धम घोष और भरी घोष क्या होता था? भरी घोष होता था दोस्तों युद्ध के बल पे शासन करना और धम घोष होता है धर्म के बल पे शासन करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है।
कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लाखों लोग मारे गए थे, लाखों को बंदी बना लिया था। और जब अशोक उस युद्ध क्षेत्र में गए थे, वहाँ लाखों लोगों को मरे हुए और वहाँ पे रोते बिलखते लोगों को देखकर उसने भरी घोष की नीति छोड़ दी थी। मतलब युद्ध के बल पे शासन करना छोड़ दिया था, उसकी जगह उसने धम्म घोष की नीति अपनाई थी। धम्म घोष की नीति के तहत उसने धर्म के बल पे शासन किया था, धर्म के बल पे अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस शिलालेख के तहत अशोक ने भरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति अपना ली थी। ठीक है दोस्तों, तो चौथा अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं पांचवें शिलालेख पे। पांचवा शिलालेख है, इस शिलालेख पर धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, जिनका काम धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना था। कलिंग युद्ध के बाद जैसे ही उसने भरी घोष की नीति छोड़ दी थी, उसके बाद उसने धर्म के बल पे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और उसके लिए किस चीज़ों की जरूरत पड़ी थी? धर्म महामात्रों की जरूरत पड़ी थी कि धर्म के कुछ महान लोग होंगे और उनकी नियुक्ति उसने कर दी, जिससे कि धर्म को अधिक से अधिक प्रचारित किया जा सके, जिससे उसके साम्राज्य का विकास हो सके। तो जो पांचवा अभिलेख है, शिलालेख है, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी आगे आता है सातवां या आठवां अभिलेख। अब दोनों अभिलेख में क्या किया गया था? इन दोनों अभिलेखों में अशोक द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन किया गया है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के काल में कहाँ कहाँ की यात्राएं की थी। उन दोनों का जो उल्लेख है वो सातवें और आठवें शिलालेख में हमें मिलता है। जो 13वां अभिलेख था, यहाँ 13वां अभिलेख देखेंगे। 13वें अभिलेख में क्या था? इस शिलालेख में, सॉरी मैं अभिलेख बोल रहा हूँ, ये शिलालेख है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है तथा अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन भी किया गया है। तो कलिंग मैंने पहले ही बता दिया, जो उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे जब वो युद्ध क्षेत्र में गया था अशोक, तो वहाँ रोते बिलखते लोगों को देखकर उसने भरी घोष की नीति को छोड़ दिया था और उसकी जगह उसने धम्म घोष की नीति अपनाई थी। धम्म घोष की नीति अपनाई थी और उस कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें अभिलेख में मिलता है। जैसे वो युद्ध क्षेत्र में गए थे, उनका जो हृदय है वो पूरा भर गया था, आंखें उनकी नम हो गई थी, और इस प्रकार उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन भी 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम हमेशा याद रखेंगे कि किस शिलालेख पर क्या उसने लिखा हुआ था। एक पत्थर होता था, शिलाओं का लेख होता था, शिलाओं पर लिखे जाते थे कि उसने अपने साम्राज्य के लिए क्या क्या किया था। अशोक के इन सभी शिलालेखों की खोज अंग्रेजों द्वारा 1750 ईस्वी में ये पादरेटी फिनथेलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, तो 1750 वाली ये डेट आप याद रखेंगे और पादरेटी फिनथेलर को हमेशा याद रखेंगे। इसने अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनकी खोज की थी, लेकिन पहली बार शिलालेखों को पढ़ने में मदद 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को मिली थी, क्योंकि जो उनकी लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी और ब्राह्मी लिपि भी थी। तो उन लिपियों को पढ़ने में मदद थी वो 1837 में मिली थी। 1750 में पादरेटी फिनथेलर ने इनकी खोज तो कर ली थी, लेकिन पढ़ने में मदद नहीं मिल पाई थी। मदद मिली थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को। ठीक है, तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1750 ईस्वी में किस व्यक्ति द्वारा अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी, तो ये नाम याद रखेंगे। और किसने उनको पढ़ा था, पढ़ने के क्रम में जेम्स प्रिसेप का नाम याद रखेंगे और ये 1837 डेट भी याद रखेंगे। तो अगले क्रम में हम देखते हैं लिपि। उन शिलालेखों पे कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इन शिलालेखों पर ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। इसी कारण इन शिलालेखों को पढ़ने में इतना समय लग गया था, क्योंकि ये लिपि है, ये समझ से बाहर थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग करके इन लिपियों को समझा गया और फिर इसमें देखा गया कि किस शिलालेख पर क्या उकेरित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे नोट लगा के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो खरोष्टी लिपि थी, मैंने ऊपर बताया खरोष्टी लिपि थी,
उसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था या लिखा जाता है। यह पाकिस्तान क्षेत्र में मिली है। तो खरोष्टी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सी लिपि है जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, तो दोस्तों वह है खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि के लिए यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रकार भी एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अशोक के सबसे ज़्यादा जो शिलालेख थे वो कौन सी लिपि में मिले थे, वो ब्राह्मी लिपि में मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे। और यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला बिंदु स्तंभ के बारे में है। स्तंभ क्या होता था, स्तंभ के बारे में यहाँ देखेंगे। पिलर नुमा एक संरचना होती थी जिस पर पशुओं की आकृतियां व चिन्ह उकेरे जाते थे। एक पिलर नुमा, एक खंबे जैसी एक आकृति होती थी। पिलर नुमा एक संरचना होती थी जिस पर पशुओं की आकृतियां और उनके चिन्ह उकेर दिए जाते थे। इसमें कौन सा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण था? सारनाथ का स्तंभ इनमें सबसे प्रमुख है, जिस पर 4 सिंह की आकृति बनाई गई है। तो सारनाथ का स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद रखेंगे जो अशोक द्वारा बनाए गए जो स्तंभ थे उसमें सारनाथ का स्तंभ है वो महत्वपूर्ण अब हो जाता है। ये सारनाथ कहाँ पे है? ये सारनाथ यूपी राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सारनाथ निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सारनाथ स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 4 सिंह की आकृति तो बनाई गई थी। सारनाथ स्तंभ से ही हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। तो सारनाथ स्तंभ तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद सारनाथ स्तंभ में एक 24 तीलियों का चक्र भी मौजूद है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। ये अशोक द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। उसमें 24 तीलियां थी। तो अशोक द्वारा वो चक्कर बनाने के कारण ही उसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे कि जो सारनाथ का स्तंभ था उसमें 4 सिंह की आकृतियां उकेरित की गई थी। उसके बाद उसमें 24 तीलियों का एक चक्र भी मौजूद था जिसे अशोक चक्र कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्लाइड में देखते हैं गुहालेख। अब गुहालेख क्या होता था? अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों को काटकर भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाए जाते थे जिसे गुहालेख कहते थे। अब भिक्षुओं के लिए कौन भिक्षु थे? वो जो बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहाड़ियों को काटकर गुफानुमा गुफाएं बनाई जाती थी और उनको गुहालेख कहा गया है। ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? ये बिहार में स्थित हैं दोस्तों, बिहार में स्थित हैं। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है और उनको काटकर वहाँ पर अशोक द्वारा गुहालेख बनाए गए थे। बाद में अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर भी गुफा का निर्माण किया गया था। उसके बाद उनके एक पोते थे जिनका नाम था दशरथ। दशरथ हमेशा याद रखेंगे, दशरथ नाम था। दशरथ ने भी पहाड़ियों को काटकर, कौन सी पहाड़ियों को काटकर? नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर गुफा का निर्माण करवाया था। इस प्रकार इस क्रम में अगला देखेंगे हम, स्तूप आता है। स्तूप क्या होता है दोस्तों? अब स्तूप के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी होते थे उनके जो पवित्र अवशेष होते थे उनको रखने के लिए एक गोल टीलेनुमा संरचना होती थी। एक टीलेनुमा स्तूप बोलते थे। ठीक है, तो अशोक द्वारा बनवाए गए सांची का स्तूप व बरहुत का स्तूप मुख्य हैं। हमेशा याद रखना, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सांची का स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था अशोक द्वारा। ठीक है, वैसे माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सांची का स्तूप और बरहुत का स्तूप बहुत ही मुख्य है। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे। जो स्तूप है वो क्या होता है? एक गोल टीलेनुमा संरचना होती थी जिसमें बौद्ध धर्म के जो
अनुयायी होते थे या बौद्ध धर्म के जो महामात्र होते थे उनके अवशेष वहाँ पे रखे जाते थे। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगला और अंतिम इसका बिंदु है, इस वीडियो का बिंदु है, वो है राजप्रसाद। राजप्रसाद को महल भी कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया राजप्रसाद या महल पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, जिसकी तुलना देवताओं के महल से की जाती है। दोस्तों, इस महल का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह से बनवाया था कि देवताओं के जो महल होते थे उससे इसकी तुलना की जाती है। इतना भव्य महल था। इस महल में क्या क्या हुआ था? यह महल 80 स्तंभों द्वारा बना हुआ था, जिसकी छत व फर्श में लकड़ी का प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमेशा याद रखेंगे, जो मौर्यकालीन कला थी उसके तहत हमने आज 6 बिंदु यहाँ पे देखे हैं। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, वैसे इसके बहुत सारे और भी बिंदु हैं, लेकिन जो परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसके बाद अगले वीडियो में कुछ रोमांचक तथ्यों के साथ या फिर रोमांचक प्रश्न उत्तर के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।